दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम्स विद एमएससी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th हिंदी का दोस्तों पेपर देखेंगे। पूरा सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे, टॉपिक समझेंगे कि कौन से प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। हाफ ईयरली का ये पेपर है लेकिन आपकी वार्षिक परीक्षा में भी दोस्तों काम करेगा। बिल्कुल नया पेपर है ये 2022-23 का। 100 नंबर में आपका पेपर आएगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। कोड इसका ए है दोस्तों। चलो शुरू करते हैं आज का ये पेपर। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से आपको हल करना है पेपर और कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं और दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न दोस्तों अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि 10 नंबर में दोस्तों हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास और हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे कक्षा 11वीं और 12वीं में। तो कक्षा 11वीं में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सबसे पहला प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से पूछा जाएगा। पहले 5 प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं? हिंदी प्रदीप एक पत्रिका थी जिसका संपादन दोस्तों बालकृष्ण भट्ट द्वारा किया जाता था। तो विकल्प गा जो है, थर्ड विकल्प सी ऑप्शन सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारे पास, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धा राम फिल्लौरी हैं। थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा विकल्प सही है, सी वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, इस हिसाब से आप समझ लेना। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया है तो इसको ABCD करके भी हम मान सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पथ के साथी की रचना विधा है। तो पथ के साथी दोस्तों एक संस्मरण है जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित किया गया था। पथ के साथी दोस्तों एक संस्मरण है जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। एक संस्मरण है पथ के साथी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है? तो खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ चंद छंद बरबन की महिमा नामक कृति से माना जाता है। तो सी वाला ऑप्शन थर्ड वाला विकल्प सही है। यहाँ पर चंद छंद बरबन की महिमा से ये वाला विकल्प सही है। खड़ी बोली का गद्य इसी कृति से स्टार्ट माना जाता है। शुक्लोत्तर युग के सुप्रसिद्ध आलोचक कौन हैं? तो शुक्लोत्तर युग के सुप्रसिद्ध आलोचक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी हैं। 1 मिनट रुकिए, इसको मैं चेक करूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो दोस्तों शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचक यहाँ पर कंफ्यूजन था, तो ये हैं डॉक्टर नागेंद्र। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचक, सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नागेंद्र हैं। ये दूसरा वाला विकल्प सही है दोस्तों। अब हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा चुके हैं गद्य साहित्य के इतिहास से। अब पद्य साहित्य के इतिहास से पहला प्रश्न है कि द्विवेदी युग की सुप्रसिद्ध रचना है। तो दोस्तों प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की सुप्रसिद्ध रचना है। यहाँ पर ये आपको सही विकल्प लगाना है, लिखना पड़ेगा आपकी आंसर बुक में, कॉपी में। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो रीतिकाल का दूसरा नाम हम जानते हैं कि श्रृंगार काल होता है, क्योंकि रीति का मतलब ही होता है प्रेम, और जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर श्रृंगार भी होगा दोस्तों। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक दोस्तों अज्ञेय हैं। तो ऑप्शन तीसरा सही है, विकल्प तीसरा सही है। बीसल देव रासों के रचनाकार कौन हैं? तो बीसल देव रासों के रचनाकार नरपति नाल हैं। ये तीसरा वाला विकल्प सही है। निम्न में से अष्टछाप के कवि हैं? तो निम्न में से अष्टछाप के कवि दोस्तों कुंभन दास अष्टछाप के कवि हैं। तीसरा विकल्प सही है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स के लिए एग्जाम्स विद एमएससी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो।
आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। नीचे लाल कलर का बटन दिया होगा, उस पर प्रेस करो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन भी दबा देना दोस्तों, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न 10 नंबर का कुछ इस तरह से आएगा कि निम्न में से किसी एक गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का ये प्रश्न है। तो गद्यांश यहाँ पर आपको 2 से 3 बार पढ़ लेना है ध्यान से, यहीं से इसका संदर्भ निकल आएगा। गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम मतलब संदर्भ। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी व्याख्या करनी है। जितना रेखांकित अंश है उतने की आपको व्याख्या करनी है। और इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, हमारे धार्मिक दृष्टिकोण के विस्तृत और व्यापक होने के क्या कारण हैं? वेदों और उपनिषदों में ईश्वर के संदर्भ में क्या विचारधारा है? गद्यांश में प्रयुक्त भाषा शैली को स्पष्ट कीजिए। तो ये आप एक बार, 2 बार, 3 बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको यहीं से उत्तर निकल आएंगे। बस आपको संदर्भ पता होना चाहिए कि कौन से पाठ से लिया गया है और कौन इसके लेखक हैं। का खा 2 गद्यांश दिए हैं, किसी भी एक गद्यांश का दोस्तों आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, आपको 10 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर दूसरा गद्यांश भी आप पढ़ लो। आचरण के प्रति की इच्छा, प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को तर्क वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलते। शब्द और बोली तो साधारण जीवन के चोचले हैं, ये सभी आचरण की गुप्त गुहा में प्रवेश नहीं कर सकती है। ये आचरण की गुप्त गुहा में प्रवेश नहीं कर सकती है, वहाँ इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वेद इस देश में रहने वालों के विश्वासानुसार ब्रह्मवाणी है, परंतु इतना काल व्यतीत होने पर भी आज तक वे समस्त जगत की भिन्न भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा ना बुला सके, ना समझा सके, ना सिखा सके। तो ये अच्छा सा एक गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है। और इसका गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश यहाँ से देख रहे हो, आचरण से लेकर कर सकती है तक इसकी व्याख्या। और फिर ये 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द और वाणी का आचरण पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? वेश्या संस्कृत भाषा को सभी जातियों को क्यों नहीं सिखा सके? गद्यांश में प्रयुक्त शैली का वर्णन करो। तो शैली का वर्णन करने में कौन सी भाषा शैली किस तरह से दोस्तों यहाँ पर बताई गई हैं, क्या टॉपिक बताया गया है, भाषा शैली थोड़ा आप तोड़ मरोड़ के भी इसी गद्यांश से लिख सकते हो। 2 प्रश्नों का उत्तर भी आप गद्यांश से ही प्राप्त कर लोगे। अगला दोस्तों, अब पद्यांश कविता के अंश दिए होंगे, तो कविता के अंश भी 10 नंबर में एक कविता का जो अंश दिया होगा, पद्यांश दिया होगा, उसमें भी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला दिया है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवै उड़ानी माया रह न बांधी रे, दुतीचे की दो पुनी गिरानी मोही बलीडा टूटा, तृष्णा छनी परी घर ऊपरी कुबुद्धि का भंडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुवै न पानी, कूट कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। तो कहाँ से लिया गया है, संदर्भ लिखना है, पाठ और कवि का नाम। रेखांकित अंश यहाँ पर लास्ट की 2 लाइनें, इनकी व्याख्या। ज्ञान की प्राप्ति होने पर क्या क्या परिवर्तन हुआ होगा, भाषा और अलंकार के प्रयोग को स्पष्ट करो, पद्यांश का भाव स्पष्ट करो। तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको देने पड़ेंगे, 10 नंबर मिल जाएंगे। आपके टीचर ने ज़रूर पाठ अच्छे से पढ़ाए होंगे और आप इनका उत्तर इसी पद्यांश से भी निकाल कर अच्छे से लिख सकते हो। थोड़ी व्याख्या भी आप कर सकते हो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो पहला पद्यांश करो या फिर ये वाला पद्यांश आप कर सकते हो। यहाँ पर भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी एक पद्यांश का ही दोस्तों आपको उत्तर लिखने हैं। दोनों पद्यांश के उत्तर नहीं लिखने हैं, केवल एक ही पद्यांश के उत्तर लिखने हैं। 10 नंबर का ये प्रश्न है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये वाला है दोस्तों, ठीक है। सूरदास की ये रचना है। और सूरदास की कौन सी रचना से लिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, सूरदास यहाँ पर लिखा हुआ। सूरदास की रचनाओं में सूरदास का नाम जरूर रहता था। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहाज को पंछी से क्या तात्पर्य है, पद्यांश की भाषा और अलंकार स्पष्ट कीजिए। दुर्मति व्यक्ति क्या करती है।
इसके बाद जीवन परिचय की बात की जाए तो 5वें प्रश्न में दोस्तों एक लेखक का जीवन परिचय और उसकी रचनाओं का उल्लेख करना है। लेखक में मैंने बताया भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास के यहाँ पर पूछे गए हैं। 3 नंबर जीवन परिचय का, 2 नंबर इनकी प्रमुख रचनाओं के दिए जाएंगे। इसके बाद कवियों में दोस्तों निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो कबीर दास, सूरदास और तुलसीदास का याद कर लेना, यहाँ से कोई एक दास दोस्तों ज़रूर आते हैं। तो तुलसीदास और सूरदास यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। जायसी भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, इनका भी जीवन परिचय पूछा गया है। किसी एक का जीवन परिचय, उसकी प्रमुख रचनाएं लिखनी है। ठीक है, अब बलिदान कहानी का सारांश याद कर लो, आता ही आता है, अथवा आकाशदीप कहानी के किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण। तो ये रहा बात कथा साहित्य की। फिर स्वपठित खंड काव्य के नामकरण की सार्थकता स्पष्ट करना है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, खंड काव्य के नायक नायिका चरित्र चित्रण और खंड काव्य की विशेषताओं का उल्लेख। 5 नंबर आपका खंड काव्य से आएगा। जिलेवार खंड काव्य अलग अलग होते हैं, तो अपने जिले का खंड काव्य तैयार कर लो। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। संस्कृत के गद्यांश दिए हैं 2, तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना। और दोस्तों इनका आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है आपको। तो किसी एक संदर्भ का, किसी एक पैराग्राफ का, किसी एक गद्यांश का आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना है। यहाँ पर अथवा दिया, ये पूरा एक नहीं है, ये 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर सकते हो, या फिर यहाँ से यहाँ तक। चलते हैं अपने लास्ट पेज पे और देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो लास्ट पेज पे दोस्तों यहाँ पर श्लोक भी पूछा जाएगा। संस्कृत पद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर एक श्लोक दिया है, या तो इसका अनुवाद कर दो, अथवा में ये दूसरा श्लोक दिया है, या फिर इसका अनुवाद कर दो। फिर संस्कृत में 2 वाक्यों का हिंदी में, संस्कृत के 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। 1, 2, 3 और 4 प्रश्न दिए हैं आपके चैप्टर से, संस्कृत दिग्दर्शिका वाले चैप्टर से 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, 4 नंबर। इसके बाद रस चंद अलंकार में वियोग श्रृंगार और रौद्र रस की परिभाषा, अथवा में वियोग श्रृंगार अथवा रौद्र रस की परिभाषा लिखना है, उदाहरण भी देना है। ठीक है, वियोग श्रृंगार आपने देखा होगा, उसका उदाहरण हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। आपको कोई और उदाहरण आता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अलंकार में रूपक अथवा संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित पूछी गई है 2 नंबर में। रोला अथवा इंद्रवज्जा छंद की परिभाषा को सहोदाहरण लिखना है। निबंध 9 नंबर का आएगा, राष्ट्रीय एकता पर लिख सकते हो, या फिर खेल कूद एवं व्यायाम पर, या फिर कंप्यूटर पर, नई शिक्षा नीति पर, जनसंख्या वृद्धि पर। इसके बाद ग्रामर आएगी, संधि विच्छेद, आपको यहाँ पर कुछ विकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, तो ये कर सकते हो। 13वां में भी दोस्तों आपको यहाँ पे 5 से 7 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, संस्कृत ग्रामर से, संस्कृत व्याकरण से, तो इनको देख लेना। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो 4 वाक्य दिए हैं, 2 का आप संस्कृत में अनुवाद करना है। हमें नित्य व्यायाम करना चाहिए, हमारा घर नदी के किनारे पर है, वह कल घर गया था, तुम सब अब क्या करोगे। 2 वाक्यों का आपको अनुवाद संस्कृत में करना है। दोस्तों सब्सक्राइब कर लो एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को, पूरा पेपर हिंदी का ये था। दोस्तों ये ध्यान रहे कि ये पेपर आपके हाफ ईयरली 2022-23 का है, लेकिन ये वार्षिक परीक्षा में भी काम करेगा। इसके क्वेश्चन सभी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद हिंदी का ये पेपर है, सामान्य हिंदी का नहीं है, तो जो साइंस वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए ये पेपर नहीं है। ये जो आर्ट साइड के बच्चे होते हैं, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और हिंदी विषय, साहित्यिक हिंदी या हिंदी विषय जिसको कहते हैं, लेकर पढ़ते हैं, क्योंकि साइंस वर्ग के, विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए सामान्य हिंदी होती है, लेकिन यहाँ पर हिंदी है। तो हिंदी के स्टूडेंट जो हैं, साइंस वाले नहीं आर्ट्स वाले, उनके लिए ये पेपर काम करेगा। टेलीग्राम
का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, आपको PDF वहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो एग्जाम विद MS यूट्यूब चैनल को इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर, टिप्स, ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स के लिए।